ये जो आंदोलन है ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। देश के जितने भी आंदोलन हुए उसमें एक बड़ा माइलस्टोन है। वो इसलिए है कि इस आंदोलन को कोई भी अगर एक चश्मे से देखेगा तो कभी पूरी तस्वीर नहीं देख पाएगा। जितने अलग अलग ग्रुप इस आंदोलन के हैं वैसे आमतौर पर कोई एक आवाज़ के या एक मुद्दे पर खड़े हुए आंदोलन में कभी दिखाई नहीं देते हैं। आप अगर इसको एक चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे तो कभी भी सही तस्वीर देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जितने लोग उतने चेहरे हैं इस आंदोलन के। क्योंकि दिक्कत यह है कि इस आंदोलन का कोई एक छत्र नेता या एक छत्र आवाज़ या एक मुद्दा है ही नहीं। तरह तरह के अलग अलग फ्रस्ट्रेशन और अलग अलग कुंठाएं इकट्ठा होकर अचानक उभर पड़ी हैं और उसको हम एक चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं और गलती वहीं पे कर रहे हैं। पहली और सबसे बड़ी आपने ठीक बात कही, गलती सरकार की है। अगर आप कहते हो कि पुरानी सरकारों में भी इसी तरह से पेपर लीक होते रहे तो ये सबसे खराब और सबसे लचर दलील है। अगर उन सरकारों में पेपर लीक नहीं हो रही होती तो आप सरकार में नहीं होते। क्या पुरानी सरकारों ने धारा 370 को हटाया? नहीं हटाया। क्या पुरानी सरकारों ने राम मंदिर को मुद्दे को बड़ा बनाया? क्या राम मंदिर ने आकार लिया? नहीं लिया। अच्छे दिन आने का नारा किसने दिया था? आपने दिया था। क्या अच्छे दिनों में पेपर लीक होते हैं? क्या अच्छे दिनों में देश के भविष्य को इस तरह सड़कों पर लड़ना पड़ता है? अगर आपने अच्छे दिनों का नारा दिया तो आपको वादा पूरा करना पड़ेगा। और अच्छे दिनों में समग्र रूप से शामिल है। उसको एक हिस्से को, टुकड़े को, कोने को तोड़ करके हमने ये कर दिया, लेकिन तो आपको वो भी करना पड़ेगा। इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकारें बदली, शिक्षा मंत्री बदले, अधिकारी बदले, नेता बदले, लेकिन प्रणालियां नहीं बदली। भ्रष्टाचार का जो घुन इसमें लगा है, देश में लगा है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिभा दम तोड़ रही है, लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर जाकर लोग डिग्रियां ले रहे हैं, अमीरों के बच्चे भी ले रहे हैं और गरीब लोन लेकर, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग लोन लेकर बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। भरोसा ही नहीं रहता उनको। सबसे पहली दिक्कत तो आरक्षण की है। बची हुई कुर्सियों पर बच्चों को अब जब जगह मिलती है तो बड़ी मारामारी के साथ मिलती है। माइनस मार्किंग वाले इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं। हम इन मुद्दों को जब तक कारपेट के नीचे धकेलेंगे तब तक जंतर मंतर पर ऐसी आवाजें उठती रहेंगी। पहले तो ये स्वीकार कर लेना, इसमें कौन सी सरकार है इसका कोई मतलब नहीं। दूसरा, पहला जब मैंने अगर सत्ता पक्ष की बात की, उनकी घोर गलती है, घनघोर गलती है और वो बिल्कुल बैकफुट पर पाए गए हैं और आज जो कुछ भी कर रहे हैं वो बैकफुट पर जाकर ही कर रहे हैं। और आज भी अगर उनका अहंकार है और वो स्वीकार नहीं करना चाहते तो इससे बड़ी गलती शुतुरमुर्गी सोच कोई हो ही नहीं सकती। खुलकर स्वीकार कीजिए कि हाँ, इन युवाओं से उस तरीके से बात करने में यही इंस्टाग्राम की बातचीत पहले होनी चाहिए थी। युवा उनकी भाषा ही सुनते, उनकी भाषा में उनसे बात करनी ही पड़ेगी आपको। उनको पुरानी रामायण नहीं समझ में आती, नई किताबें समझ में आती हैं। गलत सही की तो बाद में करेंगे ना चर्चा, बात तो करनी पड़ेगी। अपने घर का बच्चा अगर दिन भर रील देख रहा है, अपनी बात नहीं समझ रहा, तो पहले उसकी बात तो समझनी पड़ेगी ना। बच्चा तो घर का ही है, बिगड़ा है, सुधरा है, उस पर बाद में बहस करेंगे। दूसरी बात विपक्ष की है। विपक्ष के दिए वो साल भर से अगर मुद्दा उठा रहे हैं तो इतनी भीड़ क्यों नहीं जमा हुई? साल भर से मुद्दा उठा रहे हैं तो सड़क पर आक्रोशित होकर युवा क्यों नहीं आए? आपके छात्र संगठन कहां चले गए? एनएसयूआई कहां चले गए? युवा कांग्रेस क्यों नहीं आप सड़क पे इस तरीके से आ गए? अगले दिन क्यों नहीं? विपक्ष जो है वो केवल एक मंच ढूंढ रहा था, दूसरे ने मंच लगाया और आप वहां पर पहुंच गए। आपने कहा दूसरे हिस्से में बात हुई तो वहां होगी। विपक्ष की आवाज पर भी लोग, मैंने जब पहला, आप वहां से आप निकाल भी सकती हैं कोट, जब ये आए थे अभिजीत दीप के और कॉकरोच जनता पार्टी अचानक इंस्टाग्राम पर इतने मिलियन यूजर वाली बन गई थी और वो जंतर मंतर पर गए थे और तब मैंने कहा चाहे कुछ भी हो, ये बताती है कि एक ईमानदार, मजबूत और न्यूट्रल आवाज की जरूरत है इस देश को। लोगों को अगर उसमें वो आवाज दिखाई देगी, उसमें वो उम्मीद की किरण दिखाई देगी तो लोग उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना ही करता हूं और ये उम्मीद ही करता हूं कि इनके पीछे कोई तीसरी शक्ति, कोई पीछे की फंडिंग, कोई पीछे का पॉलिटिकल एजेंडा ना हो, भगवान करे ना हो। क्योंकि इस देश ने इतने विश्वासघात सहे हैं ऐसे मामलों में। भोली है जनता, तो आवाज देते हैं लोग, सड़क पर आ जाते हैं। अन्ना हजारे ने आवाज दी, लोग सड़कों पर आ गए। अगर विपक्ष की आवाज में उतनी ईमानदारी नहीं बची है कि लोग इस तरह सड़कों पर आ जाए तो विपक्ष को भी अपना पुनरावलोकन करना होगा। सत्ता पक्ष की तो गलती है, घनघोर गलती है। तीसरा बड़ा चेहरा है 20 जुलाई की घटना का, जिसको लेकर हम इतने ज्यादा चर्चारत हैं। वहां भी सरकार की बड़ी गलती है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। इतने दिनों से वो जंतर मंतर, अरे 300-400 की भीड़ है, अरे ये तो ऐसे ही है, अरे ये तो ढपली बजाने वाले हैं, अरे ये तो कल आज बैठे हैं कल उड़ जाएंगे। वहां पर 5 से 7 हजार लोग देश के इतने बड़े हृदय स्थल पर, मर्म स्थल पर पहुंच गए और आपके इंटेलिजेंस को पता ही नहीं है। और उस वहां में आपने एकदम से इतनी सारी फोर्स बुलाई कि आपने इंटरनेट बंद किया, फोर्स खुद अपनी लोकेशन ढूंढकर जगह पर नहीं पहुंच पा रही है। उसी होपाव में पुलिस वालों ने छात्रों को पीटा। अब तो पैलेट गन का भी प्रमाण आ गया, खूब बुरी तरह से पीटा, बर्बरता से पीटा, क्योंकि आप एकदम से समझ नहीं पा रहे थे कि संसद में अगर ये पहुंच गए तो क्या होगा, सारी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाएंगे। ये अलग बात है कि देश की संसद फूंक देने से कौन सा मजबूत लोकतंत्र कायम होगा, उस सवाल। और भारतीय सेना को गाली दे देने से आप क्यों सो रहे थे? मैं उन सवालों पर भी आऊंगा सर। मैंने कहा कई चेहरे तो मुझे तीसरे पर आया हूं, चौथे पांचवे पर आने दीजिए आप, क्योंकि बहुत सारी बातें आई। लेकिन एक चेहरे को देखेंगे तो इस आंदोलन के साथ कभी भी जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक चेहरा नहीं है इस आंदोलन का।
कोई भी इस एक चेहरे को पकड़कर, ये ऐसा हाथी है जो पुरानी कहावत है ना, जो कमरे में खड़ा हुआ है और आंख पे पट्टी बांधकर कोई पैर देखेगा, कोई सूंड देखेगा, कोई मस्तक देखेगा तो उस हाथी को समझ ही नहीं पाएगा। आंख खोलकर पूरे हाथी को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो जो दृश्य थे जिसमें पुलिस वालों ने छात्रों की पटक पटक कर बर्बरता से पिटाई की है, वो इस देश के लोकतंत्र पर लगा बदनुमा दाग है। और देश की लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक, सबसे बड़ा मरकज अगर संसद है, उसके बाहर ये हुआ है तो उसके लिए भी उस लोकतंत्र को चलाने वाले, उस संसद को चलाने वाले ही जिम्मेदार हैं। कहां था आपका इंटेलिजेंस? 300-500 लोग इतने दिनों से बैठे थे, आप केवल सोनम वांगचुक को उठा लाए और आपको लगा कि सारे लोग सोनम वांगचुक के पीछे, और जैसे इनको उठा लेंगे तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। नहीं हुआ। वहां पर बुलाई हुई भीड़ भी है, प्रायोजित भीड़ भी है, लेकिन वो युवा भी हैं जो घरों में बैठे थे, रील और इंस्टाग्राम पर आंदोलनों को देख और समझ रहे थे, देश को समझ रहे थे, देश के लोकतंत्र को समझ रहे थे। उनको लगा कि अब सड़क पर निकलने की बारी है। एक पॉजिटिव साइन सिर्फ इसमें यह है कि ये सारे लोग रील से निकलकर, मोबाइल से निकलकर, चाहे उन्हीं मोबाइल्स को लेकर रील बनाने के लिए पहुंचे, पर सड़क तो पहुंचे। जो कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम पर खड़ी हुई थी वो जंतर मंतर तक तो पहुंच गई ना। लड़ाई जमीन पे ही होती है, मैं शुरू से कहता रहा, लड़ाई इंस्टाग्राम पर नहीं होगी। इंस्टाग्राम पर विचार बन सकता है, माहौल बन सकता है। चलो जमीन पर आए। जमीन पर आए हुए छात्रों की पिटाई करने के लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था इतनी भीड़ आएगी, आपने पहले से व्यवस्था नहीं किया। अब आप 16-18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दे रहे हैं, कैनॉट प्लेस की दुकानें बंद कर दे रहे हैं। जो करना है कीजिए, सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर आपको, क्योंकि हक है, देश की सुरक्षा कायम करने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन आपके पास इंटेलिजेंस नहीं था कि ये 300-500 की भीड़ 5000 में बदलेगी और संसद की तरफ कूच करेगी तो इतना बड़ा बवाल करेगी, तो ये भी आप ही का फेल्योर है। लेकिन इस भीड़ की आड़ में जो असामाजिक तत्व कई दिनों से इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिशें कर, वही भीड़ है जो जब देश में अमेरिकी की राष्ट्रपति आते हैं और दिल्ली का दंगा करती है। ये देश के हित वाले लोग नहीं हो सकते। और कृपया छात्र आंदोलन की आड़ में इनको जस्टिफाई मत कीजिए। बैग में मिर्ची का स्प्रे, तलवार और खुखरी लेकर घूम रहे हैं ये लोग, और आप कह रहे हैं कि अरे अरे महिला पत्रकारों के साथ इतनी बदसलूकी, टीवी के रिपोर्टर को पानी। अरे आपने एक नया टर्म कर दिया, गोदी मीडिया, उस पर फिर कभी विमर्श करेंगे। ये विमर्श इसलिए है ना कि अगर मीडिया गोदी में बैठा तो हमारी सुनो और हमारे जहर को पियो, और समाज की नसों में ये गंदा जहर आप देश को तोड़ने वाला लगा दो। नेपाल की जेनजी क्रांति में क्या हुआ था? आगे युवा थे, पीछे बंदूकधारी लोग थे जो विदेशों के एजेंट थे, साबित हो चुका है। इस आंदोलन ने इतने सारे चेहरे ले लिए हैं। आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, जो भी बड़े आंदोलन हुए उनका आप एनालिसिस कर लीजिए। 80% लोग उसके मूल, उसके उद्देश्य के इर्द गिर्द होते हैं। 20% लोग उसको भटकाने के लिए, मजे लेने के लिए, मेले की तरह, ठेले की तरह उसको बर्बाद करने के लिए उसमें घुसते हैं। यहां उल्टा हो चुका है। 20% लोग जेन्युइनली लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और 80% लोग उसको मेले ठेले की तरह, आनंद की तरह, मौज मस्ती की तरह ले रहे हैं, और बल्कि उन 20% लोगों के साथ गलत कर रहे हैं जो ईमानदारी से इसको लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस आंदोलन को आप इतने सारे एंगल से नहीं देख पा रहे हैं तो ये आपकी कमी है, वीडियोस की कमी नहीं है। वीडियो बहुत सारे हैं। एक वीडियो को सच मानकर अगर आप आंदोलन का सच जानने की कोशिश करेंगे तो हमेशा भटकते रहेंगे। देश में भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा गया है, महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा गया, तो सोनम वांगचुक को भी नहीं छोड़ेंगे। भगवान श्री राम से भी प्रश्न पूछे गए थे, महात्मा गांधी पर भी सवाल उठाए गए थे। सोनम वांगचुक जी ने दुखी होकर ही वीडियो जारी कर दिया है कि मैंने 26 दिन अनशन किया, उसके बाद भी मेरे से लोग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो इसके बाद तो मैं हताश ही हो सकता हूँ, निराश ही हो सकता हूँ। मतलब ये देश ये चाहता था कि वो अनशन करते करते मर जाएं। ये सवाल उनने हताश होकर पूछा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।